हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित जीएस पोर्शन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने 30 प्रश्नों को लिया है और आपको सही सही सबके जवाब देना है और अंत में जितने नंबर बनते हैं उतने नंबर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है मरुस्थलों का अभाव, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका का प्रभाव, ऑप्शन सी है विशाल महासागरीय विस्तार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये अब हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये विषुवत रेखा है। ये उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीपीय विस्तार है वो अधिक है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में कम महाद्वीप का विस्तार है। तो यही कारण है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ कम टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, जो समताप रेखाएं हैं, और उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी। तो इसका कारण यही बनता है कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में कम महाद्वीप हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाल महासागरीय विस्तार। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश जापान है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं, यानी कि सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है फिलीपींस, बी है इंडोनेशिया, सी है मालदीव, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया में लगभग 17,500 द्वीप हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भाग 4, ऑप्शन बी कह रहा है भाग 5, भाग जो है ये है 6 और ये है 4। तो ऑप्शन सी कह रहा है भाग 2, ऑप्शन सी कह रहा है, डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, ए कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भाग 4। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो इसी बीच में अनुच्छेद 44 आ जाएगा और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें। ऑप्शन ए है कि हरिद्वार, हरिद्वार तो गंगा नदी के किनारे है, बी कानपुर, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, सी है अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है। ऑप्शन ए है अंगामी, बी है ओंगे, सी है टोडा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टोडा जनजाति। ये जनजाति नीलगिरी पर्वत से संबंधित है और ये जो टोडा जनजाति है ये बहुपति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो इस जनजाति की महिलाएं हैं वो एक से अधिक पति के साथ विवाह करती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब
ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए कह रहा है कि एपी मून, बी कह रहा है एवी अलेक्जेंडर, सी कह रहा है सिरिल रेडक्लिफ, डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब देना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेडक्लिफ। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कौन था भारत का वायसराय? माउंटबेटन। माउंटबेटन ने 2 आयोग का गठन किया। एक तो गठन किया पंजाब आयोग और दूसरा बंगाल सीमा आयोग। ये पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, इन दोनों आयोगों का अध्यक्ष रेडक्लिफ था और इसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम रेडक्लिफ सीमा रेखा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को बताना है। ऑप्शन है कि चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ से खींच लिया। ये तो बात सही है कि चौरा चौरी कांड हुआ कब? 5 फरवरी 1922 को, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? 12 फरवरी 1922 को। क्यों लिया था? क्योंकि जो चौरा चौरी कांड था ये हिंसक हो गया था और अपने बापूजी तो गांधी की पूजा जो है, गांधी जी यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये अहिंसा के पुजारी थे, तो इसीलिए इन्होंने नाराज होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बी कह रहा कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। ये भी कथन सही है। अब गांधी जी ने अपना पहला जो सार्वजनिक भाषण है ये 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह में पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। सी कह रहा है कि वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। ये कथन गलत है। गांधी जी को 1921 में गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो गलत कथन पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखना है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है छत्तीसगढ़, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। ये धौलावीरा 40वां विश्व विरासत स्थल है और कहाँ स्थित है? गुजरात में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है विज्ञानेश्वर, बी है कल्हड़, सी है याज्ञवल्क्य, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है ज्योतिबा फूले, सी है शिवनाथ शास्त्री, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 ईस्वी में। और ये जो है जाति जो आंदोलन था इससे संबंधित था, यानी कि जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए चलाया था सत्यशोधक समाज। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। तो आगे चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ऑप्शन है राजस्व अधिकारी, बी है गांव के लेखाकार, सी है गांव के सरपंच, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुकद्दम या चौधरी, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि गांव के सरपंच को कहा जाता था मुकद्दम या चौधरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना
के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है वेलेस्ली, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में हुई। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नालंदा ताम्रलेख में कौन से समुद्रगुप्त की जो है परम भागवत कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताना है आपको कि सर यदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कॉन्स्टिट्यूट हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया है? कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा है? यदुनाथ सरकार ने शिवाजी को कहा है। ऑप्शन ये सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है रजिया, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दार उल इस्लाम का भाग किसका शासन माना जाता था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रदेश कौन था जहां पर बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? ये जो बाबा रामचंद्र हैं ये गिरमिटिया मजदूर से संबंधित हैं। ऑप्शन ए कि अवध, बी है बिहार, सी है बंगाल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाबा रामचंद्र जो थे इन्होंने अवध में किसानों को संगठित किया था। कब? 1920 में। और किसके साथ मिलकर किया था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन की विफलता, सी है शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, डी है आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, आज़ाद हिंद फौज, सैन्य और शाही भारतीय जल सेना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेघस्तनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेघस्तनीज किसका दरबारी था? तो ये सेलुलर निकेटर का राजदूत बनकर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसकी एक पुस्तक है इंडिका। तो इंडिका के बारे में जो है इंडिका पुस्तक लिखा था जब आया था ये भारत में, तब के जो सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास था उसको लिखा है। तो मेघस्तनीज की जो इंडिका पुस्तक है इससे जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रश्न का तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? हरनाथ ने किया, बी है जगन्नाथ, सी है कविंद्राचार्य, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये काम किसने किया आपको सही बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर कविंद्राचार्य ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिलान कीजिए। ऑप्शन ये है संघीय सूची। तो संघीय सूची में कितने विषय हैं? ये मूल संविधान में दिया हुआ है। तो मूल संविधान में संघीय सूची में 97 विषय थे। और वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हैं।
हम वर्तमान को यहाँ पर लिखते चलेंगे। बी है कि राज्य सूची, तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? मूल संविधान में थे, तो मूल संविधान में जो है 66 विषय थे राज्य सूची के, और वर्तमान में कितने हैं? 61, यानी कि 5 माइनस हुआ है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? 47, और वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं, यानी कि यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। तो यही वाले जो 5 हैं वो संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में इन्हें जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची में, और जो है राज्य सूची में 61 विषय हैं, और 66 विषय समवर्ती सूची में हैं। तो ये मिलान हो गया। अब ये का मिलान कहाँ से हुआ है? तो ये के मिलान 1 में है, तो ये 1 तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी देखते हैं, बी में है राज्य सूची, बी का मिलान 3 में है, तो बी में 3 कहाँ है? यहाँ पर। अब सी देखते हैं, सी तो 2 में है, तो सी 2 है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अभिवादन किया? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी है माउंटबेटन, सी है सरदार पटेल, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, और जो है उस समय जो माउंटबेटन थे ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, तो इन्होंने जो है अभिवादन किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 70% आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 93, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है 86, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 93 संविधान संशोधन के द्वारा 2006 में 27% आरक्षण सरकारी और निजी शिक्षा संस्थानों में ओबीसी को दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नियम 157, बी है नियम 193, सी है नियम 146, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। नियम 193 के द्वारा जो है ऐसा किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए है कि प्रकृति संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, बी कह रहा है कि एकात्मक है, सी है संसदीय है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब देना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये होगा कि प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। ये प्रश्न का जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक यानी कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन ए है कि 100वां संविधान संशोधन 2015, बी कह रहा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, सी कह रहा है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर जो है अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कि राज्य की कार्यकारी शक्ति से, बी है राज्यपाल को नियुक्ति से, सी है राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो है अनुच्छेद 157 बताना है, तो ये राज्यपाल के योग्यता से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये तो आता है, बी है स्वच्छता, ये भी आता है, सी है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ये है जो है
कार्यपालिका का काम है। तो कार्यपालिका सार्वजनिक क्षेत्रों में जो अनुशासन का रख रखाव है कार्यपालिका देखती है। और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 8वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को बढ़ोतरी की गई है। बी है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। सी है संघीय सूची में नवीन विषयों को शामिल किया गया है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है और यह 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा, बी है राज्यसभा, सी है यानी कि तीसरा है राज्य का विधानमंडल, चौथा है राष्ट्रपति, पांचवा है उपराष्ट्रपति। अब इसका सही जवाब देना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है केवल 3 सही है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब बताना है आपको। इस प्रश्न का सही हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा संविधान संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में यानी कि दोनों सदनों में लाया जा सकता है। चाहे पहले लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में ले आओ, तो 1 और 2 ये दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, तो केवल 1 है इसलिए ये गलत हो जाएगा। लिखा केवल 2 है इसलिए ये गलत हो जाएगा, और 3 है ही नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 ये दोनों सही हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें हो जाएगा 1 से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।